To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 98969 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. वो तो मतलब कुछ लिखी है कुछ नहीं लिखी है, पर हम उस अगर कंसेप्ट को समझेंगे तो यही चीज तो है कि इससे हम अपने खुद रिवाइज कर सकते हैं कि इस यहाँ से किसी पर्टिकुलर हाउस से वेदर वी हैव रेड इट और नॉट, वेदर आई हैव टोल्ड यू और नॉट, आप उस लॉजिक को अगर समझ जाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि कहां पे किसको नुकसान है। ठीक है ना, एक मिनट के लिए। मतलब अब वहां मदर लॉस लिखा है तो हमारा ध्यान जाएगा खाली लॉस पर कि मेरा प्रॉफिट है उसका लॉस है, बट आई थिंक वहां लॉस एंड गेन ऑप्शनल होना चाहिए। आप ऐड कर लो। मतलब आप कंसेप्ट समझ गए ना कि ये दोनों हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फंडिंग अकाउंट के सर प्रश्न कुंडली कैसा रहेगा उस हिसाब से फिर चेक करेंगे। हाँ, क्या चीज? प्रश्न कुंडली के हिसाब से चेक करना पड़ेगा ना सर, क्या ऐसा लॉस है कि गेन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। वो तो नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ 11th हाउस की सिग्निफिकेशन दिखा रहा हूँ। प्रश्न कुंडली हो चाहे बर्थ चार्ट हो, उसको देखने के लिए ये सब जगह काम आएगा। यस सर। ठीक है, पर मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि जो कि बहुत ऑब्वियस नहीं है। आप समझ गए? ये मतलब एक जनरल को ही पढ़ेगा, अच्छा ये तीसरे का स्वामी 11वें में चला गया हाउस ऑफ गेन में, भाई फायदा है। तीसरे का स्वामी 11वें में चला गया, अपने से 9वें में चला गया, भाग्य भाव में चला गया, गेन है। नॉट नेसेसरीली, थिंक ट्वाइस। समझे आप? कहने का मतलब यह है कि ये ऐसी जगह पे गच्चा खा जाएंगे। जी सर, ये थोड़ा सा है भी टिपिकल। हाँ, ये और 11वां भाव आप अगर केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में देखें तो वो किसी भी पॉजिटिविटी को अगर वो जोड़ेगा तो कहेगा अगर 11th हाउस से कनेक्ट हो रहा है तो वो इवेंट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है सर। ये सही वहां है पे ये गलत है सर? अगर वो अगर ऐसे बताते हैं ये हाँ, सही है ये गलत है? क्या? जो अभी आपने बताया कि वो 11th हाउस से रिलेट करते हैं केपी वाले, तो केपी वो सही केपी है के ये गलत है? सिस्टम, वो सिस्टम अलग है और वहां पे ये ठीक है, उनका कंसिडरेशन गलत नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक वो चीज बता रहा हूँ कि किस तरह इसको यूज किया जाता है। केपी में तो 11th हाउस के अंदर अगर 11th हाउस किसी चीज के साथ कनेक्ट हो गया, इसका मतलब वो चीज होनी ही होनी है। और वो आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में बताएगा कि वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, पर हम जब पाराशरी सिस्टम को देख रहे हैं तो हम इन कनेक्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे है? चलिए छोड़िए, वो कंफ्यूजन बढ़ा देगा, अभी रहने दीजिए। अभी ये चीज तो क्लियर हो गई ना, ये जो मैं आप बता रहा हूं। बता दो, हम रिकॉर्डिंग में बार बार सुनकर उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, नहीं, वरना वो उसको मैं पॉइंट रह जाएगा। आगे 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 कहीं यूज करूंगा, अभी हाँ, नहीं। वरना वो अभी एक पॉइंट चीज रह सेटल हो ना जाने, जाए। हाँ एक जी, चीज अब सेटल हो आगे। जाने दीजिए। ठीक है, ये आप ठीक समझ है गए? सर, ठीक है। हाँ, ये तो समझ गए सर। डेंजर टू यंगर ब्रदर, डेंजर टू यंगर सिस्टर, डेथ ऑफ यंगर सिबलिंग, डेथ ऑफ चिल्ड्रन। ये अब ये डेथ ऑफ चिल्ड्रन कैसे है? अगेन ये 10th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से। 11th हाउस है क्या? 5th का 7th है। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजी का एक जो थॉट है वो ये भी कहता है कि जो आपका लग्न है, लग्न आपका आपकी इनकम को भी बताता है। क्या समझे आप?
क्योंकि मैं फर्स्ट हाउस हूं, मैं कंप्लीट हूं फर्स्ट हाउस के अंदर। मैं 12 अलग अलग हाउसेस में मेरी अलग अलग डायमेंशंस तो दिख रही हैं, लेकिन लग्न में, अगर लग्न में मैं हूं, तो मेरी कमाई भी, मेरी पर्सनैलिटी भी, मेरी आवाज भी, ये सब चीजें फर्स्ट हाउस से रिलेट हो रही हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस मेरी इनकम है, अब समझिएगा, फर्स्ट हाउस अगर मेरी इनकम है, तो उसका ऑपोजिट हाउस क्या हो गया? मेरा एक्सपेंस हो गया। जी सर, हो गया। तो यही फिफ्थ हाउस चाइल्ड है, तो चाइल्ड का फिफ्थ हाउस है, तो वो चाइल्ड का लग्न हो गया, यानी कि चाइल्ड के लाइफ के जितनी भी डायमेंशंस हैं इंक्लूडिंग मनी, वो फिफ्थ हाउस से दिख रही हैं। और जो उसका ऑपोजिट हाउस है, वो उसका लॉस या उस पे जो चैलेंज है वो बताएगा। जी सर, बताएगा बिल्कुल। डिग्निटी, डिग्निटी ऑब्वियसली ये पॉजिटिव सेंस में आ जा रहा है, गेन के सेंस में आ रहा है। तो जब आपको अथॉरिटी मिल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिल रहा है, तो वो डिग्निटी तो ऐड ऑन करेगा ही। ड्रॉज अस टुवर्ड्स आवर फ्यूचर, ये तो सीधी समझने वाली बात है कि भाई हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और वो अगर अचीव होता जा रहा है, तो हम अपना जो फ्यूचर जैसा भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो ऐसा होता जा रहा है। अब देखिए इलेक्शंस, इलेक्शन भी 11वें भाव से देखा जाता है। क्यों इलेक्शन 11वें भाव से देखा जाता है? मैंने क्या बोला? इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल, क्लब। और पार्टियां क्या होती हैं? पार्टी इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल, है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल आदि इत्यादि जितनी भी पार्टियां हैं, ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, उनसे जुड़ रहा है, इसलिए इलेक्शन से कनेक्ट होता है। पब्लिक एनिमीज ऑफ एमिनेंस, ये हाउस ऑफ एनिमीज भी है। 11वां भाव और 12वां भाव आपके एनिमीज का भी है। 11वां भाव एनिमीज का क्यों हो गया? क्योंकि ये सिक्स्थ का सिक्स्थ है, और सिक्स्थ हाउस क्या होता है? सिक्स्थ इज द हाउस ऑफ डेथ, सिक्स्थ इज द हाउस ऑफ एनिमीज, सिक्स्थ इज द हाउस ऑफ सिकनेस। तो 11वें हाउस से सिकनेस भी दिख सकती है, क्योंकि ये सिक्स्थ फ्रॉम द सिक्स्थ है। तो जी सर, ठीक है। तो मात्र ये समझ के कि ये 11वां घर है, हाउस ऑफ गेन है, लाभ भाव है, तो इसमें वो क्या ना, वो एक गाना है ना, फीमेल, उसमें है, पूरा बहुत पुराना गाना है कि बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ये 11th, बिल्कुल सर। ये 11th हाउस है। बाकी सभी हाउसेस के लिए आप थोड़ा फ्रीली चल सकते हैं, बट इफ इट इज कनेक्टिंग टू 11th हाउस, पॉजिटिविटी दिखेगी, वो पॉजिटिव सिग्निफिकेशन भी कहीं ना कहीं देगा। लेकिन जैसा मैंने बताया है, ये एनिमीज भी हैं, तो वो आपके शत्रु भी पैदा कर सकता है, वो जो गेन है। और ये होता है, आपको अथॉरिटी मिली, आपका जो कुलीग था वो आपसे जलना शुरू कर देगा। चाय वाला बिल्कुल सर, ये प्रधानमंत्री होता है। कैसे बन गया? तो उसको बदनाम करने के लिए उसको मदारी भी कहेंगे, उसको फेंकू भी बोलेंगे, उसको झूठ बोलने वाला भी बोलेंगे, आदि इत्यादि, ढोंगी भी बोलेंगे कि वो पूजा करने का ढोंग करता है। ये क्या है? ये बिल्कुल सर, जितने ये जितने भी तरह के ऑपोजिशन, ये कब आ रहे हैं? जब आपको गेन हुआ है। ठीक है, तो ये बाबूजी धीरे चलना और प्यार में संभलना वाला हाउस है ये। अच्छा याद रहेगा सर अब। एनिमी, जिस गुरु से मैंने सीखा है, वो तो और भी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते थे। उनका तो स्टाइल ही यही था, तभी समझ में आता था तुरंत। एनिमीज ड्यूरिंग इलेक्शंस,
एनिमीज ड्यूरिंग लिटिगेशंस। अब आप ये देख लो कितने कितने प्रकार के शत्रु। एनिमीज ड्यूरिंग लिटिगेशन मतलब आप एनिमीज ध्यान रखो, प्राइवेट एनिमीज, फ्रेंड्स ऑफ एनिमीज, Essential. प्राइवेट। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, एसेंशियल थिंग्स अलग चीज हैं। एक्चुअली क्या, मैं इसको एडिट नहीं कर पाया, मेरे पास आज समय नहीं था, मैं थोड़ा लेट हो गया ऑफिस से, तो मैं इसको एडिट नहीं कर पाया था। एनीवेज, ये फ्रेंड्स ऑफ एनिमीज कह रहा है। जो मेरे शत्रु है वो तो है ही है, उस शत्रु के दोस्त भी, यानी कि वही आ गया कम्युनिटी, ग्रुप, भाई का भाई। आप समझे? अब वो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ले सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे भी ले सकते हैं। मेरे शत्रु का जो दोस्त है वो शत्रु ही होगा। एसेंशियल थिंग्स, जो आवश्यक, कुछ भी सामान हमें चाहिए, हमें लगता है कुछ जो आवश्यक है हमारे जीवन में, वो सब इससे देखा जाएगा। फेम, ऑब्वियसली जब आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, तो फेम भी आएगा। फादर, ये हाउस ऑफ फादर भी बोला है। क्यों? क्योंकि फादर का रिसोर्स हाउस है, इसलिए। यानी कि कुछ सिग्निफिकेशन फादर की यहां पर भी आएंगी। अगर फादर नहीं तो आप यहां पे ये मान सकते हैं एनीबडी फादरली, चाचा। ये आप इसको अंकल कर लीजिए, मोर देन फादर, मेक इट अंकल। मैं तो अभी यहां पे चेंज नहीं कर सकता, पर आप इसको अंकल कर लीजिए। व्हाई इट इज अंकल? सेंस इसका यहां कहने का ये है दैट एनीबडी फादरली, जो पिता के समतुल्य है, समकक्ष है। पर अंकल या फादर क्यों कहा गया है? बिकॉज दिस इज थर्ड फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ फादर, थर्ड हाउस इज यंगर सिबलिंग, यानी कि पिता का छोटा भाई, चाचा। चाचा भी, जी सर। बुआ भी, ये दोनों भी आप कहां से देख सकते हैं? 11वें घर से। एनिमीज तो हमने देख ही लिया है। फेम, फ्रेंड्स ऑफ प्राइवेट एनिमीज, ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं, एडिट नहीं हो पाया तो। ड्रॉज अस टुवर्ड्स गेन। मैं इसको ना प्रेजेंटेशन को एडिट करके दूंगा जब आपको दूंगा, फिलहाल खैर क्लास के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। ड्रॉज अस टुवर्ड्स गेन, लाभ की ओर ले जाने वाला। तो हाउस ऑफ गेन है तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ग्लोरी, गवर्नमेंट, क्योंकि 10th का रिसोर्स हाउस है, इसलिए हम गवर्नमेंट मान सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम उसको नेशनल लेवल पे देखेंगे, अगर भारत के चार्ट में देखेंगे, तो 10वां घर भारत सरकार है और 11वां इसका पनफर्क हाउस है, इसका रिसोर्स हाउस है, तो इसलिए वो गवर्नमेंट भी हो गया। हेयर्स, सर के बाल। हेल्थ, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस का गेन हाउस है, तो गेन हर तरह का गेन है यहाँ पे, तो वो हेल्थ भी हो सकता है, ऑनर भी हो सकता है, ऑनर फॉर गुड वर्क्स। हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग ये भी एक, ये समझिए कि अगर आपको अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिली है तो आपको कार मिलती है ना। मतलब ये ऐसा देखा है ना कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बना तो उसको कार मिल गई सरकारी, लाल बत्ती वाली। जी सर, मिलती है। कोई भी सरकारी विभाग है, वहां के सीनियर ऑफिसर को एक गाड़ी मिलती ही है। तो ये जो गाड़ी मिल रही है, ये हॉर्स राइडिंग है। और वैसे भी हॉर्स राइडिंग आप 11th हाउस से देखेंगे, तो ये हॉर्स राइडिंग के दोनों कंटेक्स्ट हैं।
कन्वेयंस भी है और एक्चुअल हॉर्स राइडिंग भी है। और मतलब किसी को गाड़ी वगैरह मिलती है तो उसमें शुगर वगैरह नहीं देखना है सूर्य के साथ, डायरेक्ट ये वाला हाउस देख के समझ सकते हैं। देखिए उससे क्या होता है ना, देखिए कारकत्व तो कहीं ना कहीं तो नजर आएगा ही आएगा, पहली बात वीनस की बात जो है। दूसरा क्या है कि ये और चीजें भी बताएगा, गाड़ी की कंडीशन बता सकता है कि गाड़ी नई मिलेगी पुरानी मिलेगी, किस कलर की हो सकती है, जो प्लेनेट वहां बैठा है उससे अंदाजा लग जाएगा। अगर वहां पे सैटर्न बैठा फॉर एग्जांपल तो डार्क कलर्ड होगी वो, ठीक है ना। अगर वहां वीनस है या मून है तो लाइकली है कि वो व्हाइट कलर की होगी। मून है। तो आपकी गाड़ी व्हाइट है? हाँ जी। हाँ जी। अब हॉर्स राइडिंग का एक और चीज समझिए, हॉर्स इज व्हाट, इट्स अ रॉयल थिंग। हर आदमी के पास नहीं होता घोड़ा, राजा महाराजा अच्छे योद्धा रखते थे। दैट मीन्स विच एवर व्हीकल इज देयर वो भी स्टैंडर्ड की होगी। जो इवन बिफोर फ्रीडम गवर्नमेंट जो रॉयल पर्सन्स को देती थी, तो हाँ वो हॉर्सेस ही तो देती थी, वो घोड़ा बग्गी जिसे कहते थे कि 6 भाई, वो हॉर्सेस बग्गी या बग्गी भी 4 में, हॉर्सेस वाला मिलता था, तो वो हॉर्स ही हुआ ना तब भी। हाँ वो मतलब भी हम्म। बिल्कुल। और आप बग्गी भी देखिए तो बग्गी भी कोई ऐसा छोटा उस वो बहुत कंफर्टेबल एक मोबाइल रूम हुआ करता था। वो एक रॉयल वो मिलता था आपको हाँ कि हाँ, हाँ जी, जैसे मतलब कि हाँ आपको ये मिली हुई है गवर्नमेंट डिसाइडेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी में आतंकवाद के आने से पहले तक, जब ये कौन सा आतंकवाद था, जो पंजाब वाला आतंकवाद था, उसके आने से पहले तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बग्गी में ही आया करता था 26 जनवरी की परेड में। हॉर्स राइड ही होती थी, घोड़े की बग्गी होती थी, बग्गी में बैठा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे आर वेंकट रमन तक का पता हो, शायद ज्ञानी जैल सिंह भी उसी में बैठ के आते थे। उसके बाद से ये बंद हुआ है। तो हॉर्स राइडिंग का आप सेंस, वही राजा महाराजा भी तो ऐसे ही होते राजा थे। महाराजों के पास वही होती, वही मैं कह रहा हूं ना कि हॉर्स राइडिंग इज नॉट अ कॉमन व्हीकल, इट इज ऑफ हाई It shows स्टेटस, हाई royalty. वैल्यू, हाई क्वालिटी, रॉयल्टी में आ जाएगा ये। रॉयल्टी में आ जाए। Royalty, हाँ. यानी कि आपकी जो व्हीकल होगी वो अच्छी होगी, प्रीमियम सेगमेंट की व्हीकल हो सकती है, जिस तरह हम कहते हैं। मतलब बेस मॉडल नहीं होगा, या अगर बेस मॉडल भी लिया जाएगा तो वो जैसे कि होता है ना, सरकारी गाड़ियां लेते तो बेल बोलेरो हैं, लेकिन अंदर वो पर्दा वर्दा लगा के वाइट, उसका अंदर जो अपहोल्स्ट्री है सारी चेंज कर करके वो उसको और ज्यादा डेकोरेट और वो बना देते हैं। बात ये है कि फ्री में आपको गवर्नमेंट से अथॉरिटी कुछ मिली हुई है, कुछ चीज मिली हुई है व्हीकल, तो वो भी एक बहुत बड़ी वो वो ही भी हो आपके, गई, हाँ रॉयल्टी हो गई। वो भी रॉयल्टी हो गई। जॉइंट्स, किसी तरह के भी जोड़, और हमारे घुटने, और पिंडलियां, ये भी 11वें घर से देखे जाते हैं। जजमेंट, 9वें का तीसरा है, 9वां घर न्यायाधीश का है, लीगैलिटी का है, लीगैलिटी का एक्शन है, पराक्रम है ये 11वां घर। कर्म ऑफ द सोल, सोल क्या है? 5th हाउस है। सोल क्या है? इनविजिबल है। और कर्मा क्या है? विजिबल एक्शन है, ऑपोजिट। तो उसका जो 7th हाउस है, 5th का जो 7th हाउस है, वो कर्मा ऑफ द सोल हो जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट कर्मा, ऑब्वियसली आपका प्रोफेशन क्या है, 10th हाउस, उसका रिसोर्स हाउस है, इसलिए उसको प्रेजेंट कर्मा से भी जोड़ दिया है। इनकारनेशन, इनकारनेशन को आप इस यहां से समझ सकते हैं। इनकारनेशन क्या होता है? किसी चीज का दोबारा जन्म लेना, कर्म ऑफ सोल। किसी सोल ने जन्म लिया और उसका एक्शन है, इसलिए 11th हाउस है। ये सेम चीज है, इनकारनेशन और कर्म ऑफ सोल। नी जॉइंट्स, मैंने बताया। तो अगर
किसी का बिजनेस में लॉस हो रहा है, काम में उतना लाभ नहीं मिल रहा है, अपने जॉइंट्स की एक्सरसाइज करें, नी जॉइंट्स की, उनको ठीक कंडीशन में रखें, उनको अब्यूज मिसयूज ना करें अपने जॉइंट्स को। ये एक रेमेडी है, तो आपका 10th और 11th हाउस इंप्रूव हो जाएगा। जॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर पैरों वाले घुटने। गवर्नमेंट सर्विस वो तो हमने देख ही लिया। गवर्नमेंटल एक्टिविटीज ऑब्वियसली। लास्ट राइट टू पेरेंट्स 4th से 8th है, 9th से 3rd है, और ये जो हाउस है ये एक तरीके से मारक हो जाते हैं, क्योंकि जो 3rd है, 3rd सबका मारक है। नाइन्थ का 7th है, 7th हाउस मारक होता है। 4th का 9th मीन्स फादर, 4th मदर, मदर का 12th है, ठीक है ना, और ये उसका 9th है, इसलिए यहां से भी ये रिलेट हो जाता है। और 4th का 8th है, परेशानी। तो इस वजह से ये जो हाउस है, ये अभी मतलब इसमें लॉजिक ज्यादा नहीं है, मतलब इसमें इसको याद करने के हिसाब से रखा जाता है। लास्ट राइट्स ऑफ पेरेंट्स, तो लास्ट राइट्स क्या हुए? लास्ट राइट इज धार्मिक एक्ट, ठीक है ना, राइट्स आ गए ना, राइट्स रिचुअल्स, समझ गए ना, संस्कार की जो जो भी कर्म कांड है वो आ गए। ये 3rd हाउस डेथ बता रहा है, और 3rd का धर्मा, डेथ का धर्मा क्या है? उसके राइट्स ठीक होने चाहिए, वो 11th हाउस बता रहा है अबाउट द पेरेंट्स। लीडरशिप ऑब्वियसली, क्योंकि वो 10th का ही रिसोर्स हाउस है। लॉर्ड ऑफ द मून, सर ये जो आपने भी बताया है जी पेरेंट्स के लिए लास्ट राइट्स, तो इससे क्या ये देख पाएंगे कि पेरेंट्स का जो राइट्स जो होता है अंतिम संस्कार, वो किस हिसाब से कैसे होगा, ये सब भी चेक करेंगे? वही, ये चीज देखी जा सकती है ऑब्वियसली। मतलब कितने अच्छे से होगा या नॉर्मल, ये सब हाँ, चीजें। या कोई समस्या आएगी, ये सब चीजें उसमें पता लग जाएगा। जैसे कोई बच्चा बाहर गया हुआ है स्टडीज के लिए एंड दे आर नॉट एबल टू कम फॉर द लास्ट राइट। हाँ, ये चीज भी बता देगा। ओके सर। तो ये अब ये देखिए ना कि ये गेम में क्या क्या चीजें बता दे रहा है। इतनी खतरनाक चीजें तो अभी तक हमने सोची नहीं थी। लॉर्ड ऑफ द मून, ये मेरे को भी समझ में नहीं आया कि लॉर्ड ऑफ द मून है या लॉस ऑफ द मून। मून सिग्निफिकेशन होगा, बिकॉज मून सिग्निफिकेशन 4th हाउस होता है, 4th का ये 8th है, 4th का 8th है, तो वहां पे ट्रबल हो सकता है मदर को। ये एडिटिंग गड़बड़ रह रही है, चलिए, पर कम से कम 4th हाउस से तो समझ में आ रहा है आपको। 4th का 8th है ये, हाँ जी सर। जी सर, वो ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो हाँ, तो 4th की जो सिग्निफिकेशंस हैं वहां पे ये नुकसान भी दे सकता है। लॉस टू एल्डर ब्रदर, अब ये एल्डर ब्रदर का भी हाउस है और उसके लॉस का भी है। लॉस टू एल्डर ब्रदर कैसे हो सकता है? क्योंकि जो एल्डर ब्रदर है उसकी फैमिली में अगर किसी को भी लॉस होगा तो भी उसका भी तो लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज द लॉस ऑफ, इफ देर आर 3 ब्रदर्स, एक बड़ा है, एक बीच में है और एक छोटा है, तो जो सबसे छोटा है उसका जो उसके लॉस का हाउस भी तो है ये। अगर उसको कोई लॉस होता है तो ये बड़े ब्रदर का भी लॉस माना जा सकता है। तो इसलिए जी सर। ये
लॉस टू एल्डर ब्रदर कहा गया है। पर पता क्या, ये डीपर डायमेंशंस हैं, आप इससे घबराइएगा मत। मतलब इट इज समथिंग कि आप अगर किसी को मतलब ये वो कहते हैं ना कि चमत्कार बताना चाह रहे होंगे, तो वहां पे ये चीजें यूज कर सकते हैं कि ये मतलब कौन सी डायमेंशंस आदमी सोच के बोल रहा है। बट विवेक जी, जैसे आजकल तो सब मतलब जैसे जैसे फैमिली बढ़ जाती है, ब्रदर्स अलग हो जाते हैं, तो एक ब्रदर का सबका काम हाँ, अलग अलग है, तो एक ब्रदर के काम से दूसरे में कैसे लॉस हो जाएगा? नहीं वो देखिए, वो कनेक्शन दिख रहा है तो लॉस है, वरना लॉस नहीं है, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है ओके, ना। इट इज ओके, जस्ट अ ओके। डायमेंशन विच इट मे शो इफ इट इज देयर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी सिग्निफिकेशन हम एक्सपीरियंस करेंगे अपने चार्ट में, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये भी मीन्स देखा कोई जा ठीक है। सकता है। मीन्स और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर इसी से रिलेटेड पूछ ले पूछ ले तो हम, तो वी कैन गो डीपर। करेक्ट, और जो ब्रदर्स का लॉस होता है आपको मेंटली तो डिस्टर्ब करता है, करता चाहे ही आप उसे शो करें या ना करें। है। हाँ, वो तो रहेगा ही, मतलब वो पेन तो रहती है, वो ठीक है कि हाँ, आर्टिकुलेट में नहीं करे कुछ भी। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, एंड देयर आर वेरियस रीजंस। एक्चुअली मेल्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे या कोई भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन दिल में आएगा। आता है, देखिए क्या होता है ना, मैं इस पे आपको एक कहानी सुना देता हूँ छोटी सी। अ, हल्दी घाटी की लड़ाई थी, महाराणा प्रताप चारों तरफ से घिर गए थे, अकबर की सेना चारों तरफ से आ गई थी, ओवर पावर कर लिया था एक तरीके से। तो आपको मालूम है, उनका घोड़ा था चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, और उनका भाई जी। जो कि अकबर से मिल गया था, उनके पास भी एक घोड़ा था जो कि चेतक का ही रियल ब्रदर था, मतलब घोड़े का सिबलिंग था वो। तो चेतक उनके पास था, और वो शायद नाटक नाम था उसका, अगर मैं सही हूं तो, जो उनके भाई के पास था, जो कि जिसने षड्यंत्र किया था महाराणा के विरुद्ध अकबर के साथ मिलके। तो क्या हुआ कि जब अकबर की सेना ने घेर लिया, तो अब उनके पास कुछ ऑप्शन बची नहीं। एक तरफ गहरी खाई थी, और दूसरी तरफ अकबर के सैनिक चारों तरफ। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो सबसे लड़ पाए, और वो थोड़े घायल भी थे। घोड़े की एक विशेषता होती है कि वो कभी भी डेंजर देख के आगे नहीं बढ़ता। ये उसकी विशेषता है कि अगर घोड़े को सेंस हो जाए कि आगे डेंजर है ना, तो उस रास्ते पे जाएगा ही नहीं, आप उसको कितना भी मार लीजिए, वो दूसरे रास्ते भागेगा, अगर जाएगा भी तो आपकी जबरदस्ती के रास्ते पे जाएगा ही नहीं, अनलेस इट इज क्वाइट फ्रेंडली विद यू। बट वो रेयर चीज होती है ये, क्योंकि इसीलिए घोड़े को सवारी के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है कि वो दूर से सेंस कर पाता है, आदमी भी शायद ना देख पाए, पर घोड़ा सेंस कर लेता है कि आगे डेंजर है, तो ये वो वार्न कर देता है, अलार्म कर देता है। तो अब चारों तरफ सेना है, और एक तरफ खाई है। अब महाराणा प्रताप इनके हाथों मरना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने चेतक को एड़ लगाए, और चेतक भी बिना किसी एक भी सेकंड, एक भी फ्रैक्शन के उन्होंने उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, एंड इट जम्प्ड ओवर दैट मोट, वो जो खाई थी उसके ऊपर से कूद गए, और उसने वो खाई पूरी क्रॉस भी कर ली, और जब गिरा तो वहीं पे उसके प्राण निकल गए। चेतक डाइड ओवर देयर। अब उसके पास ही महाराणा प्रताप का वो भाई जिसने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का साथ दिया था, वो वहां पे नाटक उसके चेतक के भाई के साथ, क्योंकि उसका घोड़ा वो था, उसके साथ वहीं पे था मौजूद। अब उस समय उसने देखा कि मेरे भाई का घोड़ा मर गया है, और मेरा भाई घायल है, इनके हाथ आ गया तो ये बचेगा नहीं। तब उसने अपना घोड़ा, यानी कि जो चेतक का भाई था, वो उसे दिया, और क्योंकि वो चेतक का भाई था, तो वो चेतक जैसा ही स्फूर्तिवान था, वैसे ही स्किल्स थे उसके अंदर भी। तब वो चेतक
का भाई जो नाटक था उस पे राणा सवार हुए और उसको लेके निकल गए। यानी कि जब वो मोमेंट आई, जब उसने अपने भाई को अपने सामने देखा कि वो इस कंडीशन में आ गए हैं, जस्ट बिकॉज आई डिफेक्टेड विद माई ब्रदर फॉर सम काइंड ऑफ अल्योरमेंट, उन्होंने अपना घोड़ा दे दिया और उस घोड़े से वो बच के निकले। बाद में महाराणा प्रताप ने अपना राज्य अधिकतम वापस ले भी लिया था। लेकिन ये जो खून मोमेंट बोलता है। ये जहां खून बोलता है, अंग्रेजी में कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। जो चेतक का भाई था उसने अपना फर्ज निभाया, और जो सगा भाई था उसने अपना फर्ज निभाया। व्हेन द टेस्टिंग टाइम केम इन, तो ऐसा नहीं होता कि पेन नहीं होती है, होती है। खून बोलता है, वो बात अलग है बोल कि नहीं आज पाते, हम कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बातें कहीं ना और कहीं दिल में टीस उठती है। वो उठती ही है, वो उठती है, एंड दैट इज द लॉस। और एक्सप्रेस ना कर पाना भी तो लॉस है। मैं अपने भाई से प्यार करता हूं लेकिन उससे कह नहीं सकता, उसके साथ मिल नहीं सकता, उसके साथ नाच गा नहीं सकता। इज इट नॉट अ लॉस? कमी फील होगी। यस। तो इसी तरह फिर लॉस टू डियर फ्रेंड्स भी है। मंत्रास एंड हिंस, पांचवा घर मंत्र का होता है, और ये पांचवें का ऑपोजिट है, सेवंथ हाउस है। तो ऑपोजिट हाउस क्या होता है? ये आपका पार्टनर भी होता है, ये आपका चैलेंजर भी होता है। तो इसलिए इसको भी हाउस ऑफ मंत्र माना गया है। यानी कि अगर 11th लॉर्ड मंत्र, सॉरी 5th लॉर्ड 11th में चला जाता है, तो 5th लॉर्ड हो गया मंत्र, 11th में चला गया गेन, यानी कि मंत्र सिद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सिंपल लॉजिक। 11th हाउस गेन है ना, 5th हाउस मंत्र है। मंत्र जो आप चांट कर रहे हैं उसका एक कनेक्शन अगर 11th हाउस से बन रहा है और एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, बेनिफिक प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस है, तो मंत्र सिद्धि हो सकती है। या वो व्यक्ति मंत्र चाहे गलत बोल रहा है चाहे सही बोलता है, लेकिन मंत्र बोलता बहुत है। गलत बोलेगा तो इसका मतलब कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या रेट्रोग्रेड है, या कंबस्ट है। ठीक है ना? मेरिटोरियस डीड्स, वही हर तरह का गेन। मिड हेवन, मिड हेवन एक्चुअली ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का एक कंसेप्ट है, तो वो हम यहां नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ सकते हैं हम। मनी ऑफ रिलीजियस पर्सन, धार्मिक लोगों का पैसा भी इससे देखा जा सकता है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ये तो याद करने वाली सी चीजें हैं। मदर्स ओपोनेंट्स, ये जो मैं कह रहा था, जो मैंने 4th हाउस से ओपोनेंट्स किस लिए बोला है, क्योंकि ये 4th हाउस का 6th हाउस है। ठीक है जी। नेल्स, नाखून। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन ऑब्वियसली वो 10th हाउस का रिसोर्स हाउस हो गया। ऑर्नामेंट्स, तो गहने हैं, ये ऑर्नामेंट्स हैं। परमानेंसी ऑफ वर्क, काम पक्का रहेगा ही, जॉब कहीं नहीं जाएगी, इस तरह की चीज। परमानेंट पोजीशन, पचाली, पॉपिटल फोसा, ये बॉडी पार्ट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। पॉपुलैरिटी, ऑब्वियसली सर वो ये गेम के साथ आ गया। सर ये परमानेंसी हाँ जी, इन वर्क है, तो ये गवर्नमेंट जॉब भी नोटिफाई करेगा? किसी भी जॉब में, किसी भी वर्क में, मतलब ओके। परमानेंसी गेन हो गया ना, गेन हो गया ना, हम्म। तो गेन है तो वो एक परमानेंसी दिखाएगा। ओके। ठीक है। मतलब अगर ये हाउस वीक होगा तो आप किसी भी टाइप के वर्क में हैं तो मींस वो स्टेबल इस हट स्टेबल भी नहीं रहेंगे। सकता है, स्टेबल नहीं रहेगा, है ना।
नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल अगर इससे कनेक्शन ही नहीं है तब कैसे आप इसको करोगे परमानेंसी है कि नहीं है। पर अगर इससे जुड़ा हुआ है तो आप कह सकते हो कि हाँ परमानेंसी है। मान लीजिए 10th लॉर्ड 11th में है, हालांकि ये फ्यूचर की बात है, पर फिर भी अगर 10th का लॉर्ड 11th में, 10th आपका प्रोफेशन है, उसका लॉर्ड 11th में चला गया तो आप गेन कहेंगे, परमानेंसी भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 10th में केतु बैठा है तो केतु प्रोफेशन चेंज कराता है, तो आप परमानेंसी किस चीज को कहेंगे? तब परमानेंसी आप क्या कहेंगे? कि एक जॉब आएगी एक जॉब जाएगी। आती रहेगी। तो अब परमानेंसी ये है कि कोई बात नहीं है, गई तो गई, तुरंत दूसरी भी आ जाएगी। समझ गए? तो आपको उसको थोड़ा सा मतलब वो क्या कहते हैं ना, सिंथेसाइज करना पड़ेगा आंसर को। सिग्निफिकेशन को समझते हुए सिंथेसाइज करना पड़ेगा। ये सब चीजें ना आप रट के याद कर सकते हैं, मतलब सब चीजें, मतलब कि हाँ भाई किस सिचुएशन में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है तो यही रिजल्ट आएगा, नहीं। आपको सिग्निफिकेशन को समझना पड़ेगा और फिर उस कंडीशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। प्रेजेंट कर्मा ठीक है, प्राइवेट एनिमीज ऑफ फ्रेंड हो गया, प्रोफेशन ठीक है, प्रॉफिट्स भी ठीक है, प्रमोशन भी, पब्लिक एनिमीज, पब्लिक एस्टीम। अब देखिए पब्लिक एस्टीम का मतलब कि एस्टीम ऑफ अ ग्रुप। सर ये जो इस पेज पे तीसरा है, तीसरे का मतलब क्या है? ये पैटाले क्या लिखा है? ये इसमें इसका एग्जैक्टली तो मेरे को भी देखना पड़ेगा, पर ये मेरे ख्याल में बॉडी पार्ट्स हैं। एक मिनट देख ही लेते हैं, अच्छा कि आप अभी साथ के साथ ही निपटा ही देते हैं। Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 98969049939 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।